नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हाथरस के मामले में इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू से लेकर अब तक कई लापरवाहियां हुई हैं, हर स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं। इसे लेकर सरकार और पुलिस पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। उधर पीड़िता का बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, इसे लेकर भी लगातार पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आए हैं। इसी बीच आगरा के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने की वजह यह है कि क्या सैंपल भेजने में देरी होने से रिपोर्ट प्रभावित हुई है। ऐसा कहने के पीछे कई वजह हम आपको बता देते हैं। पहली बात तो यह कि आगरा एफएसएल की रिपोर्ट में यूपी पुलिस के दावों की पुष्टि हुई है। जो यूपी पुलिस ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था और फोरेंसिक जांच के मुताबिक भी बलात्कार नहीं है, ये यूपी पुलिस कहती आ रही है। लेकिन सैंपल जो है वो घटना के 11 दिनों के बाद जांच के लिए भेजा गया था। पीड़िता के साथ 14 सितंबर को मारपीट और बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन सैंपल जो है वो 22 सितंबर को यानी करीब 8 दिनों के बाद लिया गया और जांच के लिए 25 सितंबर को भेजा गया, यानी घटना के करीब 11 दिनों के बाद। और हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हाथरस से जुड़ रहे हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। मुकेश, हम समझना चाहेंगे कि जो सैंपल भेजने में देरी हुई है, इसको विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके कारण भी कई बार जो है रिपोर्ट में यह आता है कि बलात्कार नहीं हुआ, तो यह कितनी बड़ी वजह है और पुलिस प्रशासन इसी बात को लेकर के क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जो परिजन है उनके बयान ठीक है कि बदले हैं आपस में, उनके बयान कुछ, उनके बाद में बयान दूसरे तरीके के आए, लेकिन अब क्या कह रहे हैं परिवार वाले, जबकि ये रिपोर्ट एफएसएल की आई है कि इसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है? देखिए, परिवार के लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने शुरू से ही चारों आरोपियों के नाम बताए हैं और ये कहा था कि गैंगरेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। लेकिन जो शिकायत पुलिस को दी गई है, जो कि लड़की के भाई ने शिकायत दी थी, उसमें केवल एक आरोपी का नाम है, बाकी लोगों के नाम नहीं थे। और घटना के पीछे जो वजह है वो कोई वजह नहीं दी गई एफआईआर में। लेकिन क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर लगातार ये एसआईटी है शायद जो कि गांव जा रही है, क्योंकि एसआईटी के अधिकारी भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इसमें कुछ बीजेपी के मंत्री भी हैं। तो ये इस तरह से लगातार लोगों को आना जाना है। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो एफआईआर है उसके हिसाब से एक आरोपी ने विक्टिम पर हमला किया और उसी आरोपी की वजह से विक्टिम की मौत हुई। लेकिन 14 को ये केस हुआ और 22 तारीख को विक्टिम के स्टेटमेंट के बाद गैंगरेप की सेक्शन ऐड किए गए और विक्टिम की मेडिकल जांच हुई। उस मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो हमने कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की, उनका ये कहना है कि अगर 8 दिन भी हो जाएं तो 8 दिन के बाद भी सेक्सुअल असॉल्ट के कई सारे ऐसे सबूत हैं जो मिलते हैं, जैसे कि विक्टिम के चोटों के निशान मिलते हैं, अगर उसके साथ ज़बरदस्ती होती है तो उसके निशान मिलते हैं, लेकिन उसमें पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए उसके वेजाइनल स्वैब को आगरा की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। उस लैब की रिपोर्ट आ गई है, उसमें कहा गया है कि विक्टिम के वेजाइनल स्वैब में कोई भी स्पर्म नहीं मिले हैं। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि जब इतना लंबा टाइम बीत जाता है तो फिर वेजाइनल स्वैब के सैंपल में स्पर्म मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि 96 आवर्स के अंदर अगर वेजाइनल स्वैब के सैंपल ले लिए जाएं तब स्पर्म मिलने की संभावना होती है। हालांकि रेप के केसेस में बड़ा रेयर होता है कि किसी फॉरेंसिक जांच में किसी के स्वैब के अंदर उसमें स्पर्म मिले। ज़्यादातर केसों में ये होता है कि जो विक्टिम की फिजिकल जांच होती है, फिजिकल असॉल्ट की जांच होती है, उसमें तमाम इस तरह के सबूत मिलते हैं कि विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती हुई है। जो नया कानून इसको लेकर वो कहता है कि अगर विक्टिम के शरीर पर कोई इस तरह का निशान मिले जिससे ये साफ हो कि विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती हुई है, तो वो अपने आप में रेप का मामला है। तो कुल मिलाकर इन रिपोर्ट्स को लेकर विवाद है। बिल्कुल मुकेश, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपने जिन विशेषज्ञों की बात की है, ऐसे एक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हमजा मलिक हमारे साथ है JNMC AMU से। और डॉक्टर मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर को आप सुन रहे होंगे, वो बता रहे हाथरस से रिपोर्ट पूरी दे रहे थे। आपकी क्या राय है, क्योंकि सबसे शुरुआती जो रिपोर्ट है वो यहीं आपके सेंटर से बनकर के आई थी, और अब जो एफएसएल आगरा की रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या शुरुआती जांच में या जो शुरुआती रिपोर्ट है वो ज्यादा सही मानी जाएगी, या जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसको ज्यादा तरजीह देनी होगी?
देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे जो एक अभी हमने देखा कि एक कुछ एमएलसी की काफ़ी वायरल हो रही है, वो मीडिया के ज़रिए से हम तक पहुँची है। उसकी तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसमें जो बात मौजूद है, अगर वो सच है, अगर वो सत्य है, तो उसमें एग्जामिनेशन में फॉरेंसिक और गायनिक के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का मेंशन किया है। उन्होंने माना है कि फोर्स यूज़ किया गया है इस फीमेल के साथ, और उसमें फिर उन्होंने साथ ही साथ ये कहा है कि अभी फिलहाल हम वाजाइना की पेनिट्रेशन की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। अभी इसको हम अभी इस ओपिनियन को प्रिजर्व कर रहे हैं। इसको बाद में जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, डॉक्टर मलिक आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ शांत प्रकाश जाटव जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ट्वीट जो है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि एएनआई पर उन्होंने बाइट दी। आपकी जो सीएमओ हैं डॉक्टर मलिक, उन्होंने ये कहा है कि मैंने हाथरस पर कोई बयान नहीं दिया है, मुझसे राय पूछी थी, मैंने उन्हें बताया कि जो सैंपल में फाइंडिंग है वो बात के सैंपल में नहीं मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात सीएमओ की ओर से कही गई है। डॉक्टर मलिक, आपके उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है। डॉक्टर मलिक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके जी अच्छा, ठीक है, हम डॉक्टर मलिक के पास हम जाना चाहेंगे थोड़ी देर में। अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम शांत प्रकाश जाटव जी के पास चलना चाहेंगे। जाटव जी, आपने सुना होगा जो बात कही जा रही है कि जो आगरा की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि बलात्कार की पुष्टि उसमें नहीं हुई है, लेकिन अलीगढ़ से ये शुरुआती रिपोर्ट ये आई थी कि जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद अगर आप सैंपल भेजेंगे तो शायद पुष्टि होना मुश्किल है। और हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर भी इसी बात को कह रहे हैं। देखिए, जो इस वक्त में रिपोर्ट आई है आगरा से, वो ठीक है, उन्होंने जो भी कहा है, मगर मुझे लगता नहीं कि इसमें अभी जांच के और जो है पहलू बकाया ना हो। सभी पहलुओं पर जांच हो जाए, उसके बाद में ही कोई निर्णय या जो भी कुछ है वो तब उस पर टिप्पणी करना या बोलना वो ठीक रहेगा। फिलहाल चूंकि एक पक्ष अभी जांच का आया है और वो भी अपने आप में ही उलझा हुआ है, तो उसमें और भी आवश्यकता रहने पर वो और जांच के लिए। लेकिन जाटव जी, ये सवाल इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये बात लगातार शुरुआत से कही गई कि जांच में भी लापरवाही दिखी, बाद में उस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया पुलिस ने उसमें भी लापरवाही दिखी, असंवेदनशील जो उनका व्यवहार है वो दिखा। ये हो रहा है कि 14 तारीख की घटना है, आप 8 दिनों के बाद सैंपल भेज रहे हैं और उसकी 24 तारीख को उसके आप रिपोर्ट के लिए भेज रहे हैं। तो ये पूरा जो डिले हो रहा है ये दिखाता है कि किस तरह से इसमें पूरे मामले में शुरू से ढिलाई हुई है। नहीं, 5 दिन के बाद में तो पीड़िता ने ही कहा कि उसके साथ में इस टाइप की घटना हुई है। वो 5 दिन के बाद में ये बात कही है ना जी। तो एकदम तो जैसे ही वो, अगर उस वक्त में ही पुष्टि, अगर आप उसके बयान देखें, अगर आप इसी पर ही इंटरोगेशन कर रहे हैं, तो आप ये खुद ही देख लो कि जो शुरू के जो बयान हैं उसमें कहीं भी आप उस रिकॉर्डिंग में उनके वक्तव्य में कहीं बलात्कार की बात तो इस बारे में मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि शुरुआत से इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए। मुकेश, जाटव जी कह रहे हैं कि शुरुआत में ये बात नहीं कही गई थी, कहीं भी शिकायत में नहीं था कि बलात्कार है, और इसीलिए बाद में जब नाम लिया गया तब जाकर के सैंपल लिया गया। जो देरी हुई है उसके पीछे ये सफाई दी जा रही है। मुकेश, देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो विक्टिम के पुराने वीडियोस आए हैं, विक्टिम की मां की और विक्टिम के, उनमें वो एक आरोपी का नाम बता रही हैं और गैंगरेप की बात नहीं कर रही हैं या रेप की बात नहीं कर रही हैं। और जो विक्टिम के भाई ने शिकायत दी है उसमें भी वो गैंगरेप या रेप की बात नहीं कर रहा है, और उसमें भी संदीप नाम के आरोपी का नाम लिखाया गया है। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया और 22 तारीख को विक्टिम का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया जिसमें उसने गैंगरेप की बात कही, उसके बाद मैं लगातार पिछले 3-4 दिन से पीड़ित परिवार से मिल रहा हूं। तो विक्टिम की मां का ये कहना है कि उस वक्त वो जो है बदहवास थी। हालांकि उन्होंने थाने में ये बात कही थी कि 4 लड़कों ने बच्ची के साथ गलत काम किया है, लेकिन तब पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, ऐसा उनका कहना है। हालांकि वो वीडियोज़ में ये बात ज़रूर कर रही हैं कि एक ही आरोपी था, उसका नाम संदीप था। तो 22 तारीख को विक्टिम का स्टेटमेंट जब अलीगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद ये गैंगरेप के सेक्शन ऐड किए गए और तब जाकर विक्टिम की मेडिकल जांच हुई। तो कुल मिलाकर इसको लेकर थोड़ा सा विवाद अभी बना हुआ है कि आखिर पहले
जो 4 आरोपी हैं उनके नाम क्यों नहीं लिखवाए गए, या पुलिस ने जानबूझकर नाम नहीं लिखे, इसको लेकर अभी पूरी जांच चल रही है कि आखिर इसमें इस बीच हुआ क्या है। जी मुकेश, हमारे साथ डॉक्टर हमजा मलिक जुड़े हुए हैं। मैं आपसे मलिक साहब ही जानना चाहता था, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, कि आपके जो सीएमओ है उनका बयान बहुत प्रमुखता के साथ आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। वो इसी बात को कह रहे हैं, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सैंपल भेजने में देरी हो तो इस पर परिणाम में जो इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अब उनका एक बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें कि ये कहा हो, इससे मेरी राय पूछी गई थी, मेरी व्यक्तिगत राय मैंने दी है, ये हमारी रिपोर्ट में नहीं है। तो रिपोर्ट अलग है और व्यक्तिगत राय अलग है। तो इस पर वस्तुस्थिति क्या है, क्या फैक्चुअल पोजीशन है, आप इस दर्शकों को बता दीजिए। डॉक्टर मलिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपसे जी हेलो जी बोलिए डॉक्टर मलिक। हेलो डॉक्टर मलिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह था कि आज आपके जो सीएमओ है उनका बयान प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अपनी, अब वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी निजी राय थी, ये हमारी रिपोर्ट में नहीं है। तो इस पर आपकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं डॉक्टर मलिक। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर, उन्होंने जो है, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से ये जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट, मतलब कहीं पे उन्होंने इस तरह से बोला होगा, लेकिन वो कोई अपनी तरफ से उन्होंने इसी केस को लेकर के नहीं, बाकी किसी भी केस को लेकर के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको उन्होंने 96 आवर्स को जो है हाईलाइट किया है। और जाहिर सी बात है कि जब सैंपल इतनी लेट में कलेक्ट किया गया, लगभग उसमें 10-11 दिन लग गए कि 25 तारीख को उसका जो है इन्वेस्टिगेशन एफएसएल की जांच होती है, तो इतने देर में ऐसी कोई जो है फाइंडिंग मुश्किल है कि उसमें जब मामला अलीगढ़ जब मामला अलीगढ़ में आपके पास पहुंचा तो ये हाथरस वाला ही मामला था। तो जाहिर सी बात है कि आपसे अगर बात की जाएगी तो इसी मामले के ऊपर बात की जाएगी। तो इस पर यह कैसे हो सकता है कि व्यक्तिगत राय अलग हो और ऑफिशियल रिपोर्ट अलग हो? देखिए, मेरा नाम हमजा मलिक है, मैं आरडीए का प्रेसिडेंट हूँ। वो अजीमुद्दीन वो मलिक है, मैं जानता हूँ, मैं आपको सिर्फ सीएमओ का जो आज बयान आया है वो आपको बता रहा हूँ, जो आज छपा है प्रमुखता के साथ। उसके बाद उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है, ऑफिशियल हमारी रिपोर्ट अलग है। जी बिल्कुल, बिल्कुल उनकी निजी राय कोई ऑफिशियल उनकी ये नहीं है। लेकिन वो सच बात यही है कि एफएसएल जो है, अगर 96 आवर्स के बाद अगर कलेक्ट किया गया तो वो बेमानी, उसका कोई तो नहीं। जाहिर सी बात है। डॉक्टर मलिक, आपकी बात से भी यही बात साबित होती है किस तरह से इसमें पूरा सैंपल लेने में देरी की गई, और शायद यही वजह है कि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं चाहता हूं कि आप बने रहे, क्योंकि हम ब्रेक के बाद बात करेंगे जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले के पीछे हिंसा करने की साजिश थी, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी इस मामले पर जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मलिक, और फिलहाल एक ब्रेक। तो क्या हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है? क्या इसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन हैं? ये आरोप लगाया है जांच एजेंसियों ने। उनका दावा है कि उनकी सतर्कता से इस तरह की साजिश नाकाम हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि एक वेबसाइट ने उनके नाम पर एक फर्जी बयान भी जारी कर दिया। इसे लेकर एक मामला हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है। हालांकि विपक्ष ने साजिश के आरोप को गलत और हास्यास्पद बताया। उसका कहना है कि इस मामले में बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। उसका कहना है कि खुफिया एजेंसियों की पूरी रिपोर्ट ही फर्जी है और हास्यास्पद है। उसके अधिकारी नहीं मानते कि बलात्कार हुआ, और इसके लिए 12 दिनों के बाद भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है।
उधर उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हाथरस में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 19 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला जातीय तनाव पैदा करने की साजिश रचने और पीड़ित परिवार को करीब 50 लाख रुपए का लालच देने से भी जुड़ा हुआ है। कतिपय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेता और हजारों की संख्या में एकत्रित भीड़ ने कोविड-19 का गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कल पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए हिंसा पर उतारू हो गए, जिन्हें हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। सुनील साजन, प्रवक्ता सपा, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना होगा, एक तरफ मुख्यमंत्री साजिश की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो हिंसा फैलाने की कोशिश वहां कर रहा था, इस तरह का षड्यंत्र था। दूसरी तरफ यूपी पुलिस की ओर से 19 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कि 6 मामले केवल हाथरस में, और यह भी आरोप लगाया गया है कि जो पीड़िता थी उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए तक देने का ऑफर किया गया। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि ये एक बड़ी साजिश थी, ये पुलिस का आरोप है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, हाथरस की बेटी की बात छोड़ दें अगर हम, तो भी बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, कानपुर देहात बेटियों की इज्जत के साथ लगातार खेला जा रहा है। लगातार हत्याएं हो रही, लूट हो रही, छिनैती हो रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और जब इस हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार घिर गई, उनकी पुलिस घिर गई, उनका डीएम ये देखते और सुनने को मिला किस तरीके से परिवार को धमका रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम धारा लगा रहे हैं कि लोग लालच दे रहे थे, वो डीएम क्या कह रहा था कि अगर आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो ये भी नहीं मिलता। तो उस डीएम के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? और आज जो सबसे बड़ा सवाल अखिलेश जी बना हुआ है कि आखिर प्रशासन को किसका दबाव था, किसका निर्देश था कि वो बेटी की डेड बॉडी रात को जला दी जाए, फिर गांव को छावनी बना दिया जाए, किसी को ना मिलने दिया जाए। तो कहीं न कहीं योगी सरकार पर सवाल खड़ा हुआ है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपको लाना चाहूंगा। सुनील जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रशासन की नाकामियां थी उनको ढकने के लिए विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक मामले दर्ज कर लिए गए, और जो कमियां थी जिस पर भी आप भी खुल करके बोल चुके हैं कि हाँ ये गलतियां हुई हैं, यूपी पुलिस की, तो अपनी गलतियां तो दूर करना तो एक अलग बात है। दूसरी तरफ आप विपक्ष के लोगों पर निशाना साध रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से सीए के वक्त पे अशांति हुई थी, दंगा फैलाने की कोशिश हुई थी, कुछ वैसा ही मामला इस बार भी था। नहीं, वो तो इनकी जो विपक्ष की जो घटना के बाद में जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स करना शुरू किया, रेप पॉलिटिक्स शुरू की, उससे साफ जाहिर हो गया था कि ये लोग जो है वही हालात पैदा करना चाहते थे जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में हालात पैदा किए थे सीए के कानून के दौरान। ये लोग वाकई अगर किसी बेटी के साथ हुए अनजस्टिस के लिए न्याय मांगने गए थे तो इनको उन जगहों पर भी जाना चाहिए था जहां और भी इस टाइप की घटना हुई है। बलरामपुर में भी जाना चाहिए था, वहां भी एक परिवार जो है बात जो रहा है कि हमारा भी मनोबल बढ़े, ये लोग आके हमारे लिए भी कुछ मांग करें। मगर चूंकि ये सारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था पूरी तरीके से, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि ये एक साजिश थी, और वो साजिश साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है। मौका तो आपकी पुलिस ने ही दिया, मौका तो आपकी पुलिस ने ही दिया। सैंपल जो है वो 11 दिनों के बाद भेजा जाता है, रात में जो है वो उनका पार्थिव शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। विपक्षी नेता जब जानना चाहते तो उनको रोक दिया जाता है। तो एक के बाद एक मौके तो आपकी पुलिस ही दे रही थी। बलरामपुर में किसी को नहीं रोक रहे, वहां जाए ना। और जो यहाँ पर किसी ने अगर कुछ गलत किया तो 3 पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो आप ऐसा ना कहें कि जो है ना जो गलत हुआ है इसलिए ये लोग गए।
वहां पर तो सबको, जिन लोगों ने गलत किया उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन मगर आप डीएम दूसरी के जगहों खिलाफ तो पर कोई क्यों नहीं जा कार्रवाई रहे? नहीं हुई, क्योंकि आप जबकि जो है डीएम किसी किस की तरह से बोल रहे थे वो परेशानी सबने देख करके सुना। नहीं, जाटव आप जी, जाति और धर्म देख करके विरोध करते हैं। अगर अमुक जाति का होगा या अमुक धर्म का होगा तो विपक्ष विरोध करेगा, क्योंकि वो उसको ठीक है। मुफीद है। सुनील जी, मगर आपके यहाँ पास पर आना जो चाहूंगा। है, वो पूछ रहे हैं साफ तौर पर कि आप बलरामपुर बलरामपुर क्यों नहीं जाते हैं? आपने जिन जगहों के नाम गिनाए शुरुआत में, आप वहां पर जाकर के विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? आप केवल हाथरस में सारा विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी आपकी मंशा पर सवाल उठा रही है। देखिए अखिलेश जी, क्योंकि बीजेपी को मैं बताना चाहता हूं, बिना तैयारी के मुझे लगता है ये आपकी डिबेट में आ गए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जब पूरा देश दुनिया गांधी जी की जयंती मना रही थी, तो समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, एमएलसी, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, बहनें, सब गांधी जी की तख्ती लेकर के लखनऊ में शांति मार्च कर रहे थे, हम लोग जिले जिले पर। लेकिन योगी सरकार ने डंडे चलाए, लाठी चलाई, मुकदमा लिखा, जेल भेजा। हाँ, हमारा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हाथरस गया है, बलरामपुर गया है, बनारस में बीएचयू गया है, कानपुर देहात गया है। हाँ, इन लोगों को क्योंकि दिखता नहीं है, ये उस पर देखना नहीं चाहते। योगी जी बोल रहे हैं कि हमारा विकास रुक गया। 3.5 साल में कौन सा आपने विकास किया? एक बिल्डिंग बता दें अपनी, एक कोई बड़ी सड़क बता दें, एक विश्वविद्यालय बता दें, एक कोई मेडिकल कॉलेज बता दें, कोई काम तो बता दो आप अपना। कौन सा विकास कर रहे हैं? केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी अभी हमने सुनवाया, वो ये कह रहे हैं कि जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश हो रही थी इस पूरे इलाके में, एक तरह से दंगे फैलाने की कोशिश हो रही थी। बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है, शायद इसीलिए भी उनका यह कहना है कि पुलिस को ये सारी सख्ती करनी पड़ी। देखिए अखिलेश जी, अगर हम बात करें, हम उन्नाव से शुरू करें। उन्नाव में इनका विधायक बलात्कारी था, सरकार उसके साथ खड़ी थी, हम बेटी के साथ खड़े थे, समाजवादी पार्टी बेटी के साथ खड़ी थी। एक बेटी को जिंदा जलाया गया, ये सरकार जिंदा पार्टी तो अपने नेता के बयान को सुन करके उस पर स्पष्टीकरण दें। मालूम है आपको माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि लड़के तो ये घटनाएं कर देते हैं, अंजाम दे देते हैं, बलात्कार होते हैं, लड़के कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे सुनील जी? चिन्मयानंद जी को जानते हैं आप? नहीं, आप जिस तरीके से बलात्कार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बलात्कार पर राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप एक माहौल अराजक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी खड़े हुए जाटव जी, इनको अपनी बात कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। जाटव जी, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दें। जी जी सुनील जी, पूछिए कि बलात्कारी कुलदीप सिंह की पत्नी को सम्मान दिया कि नहीं दिया योगी आदित्यनाथ जी ने? ठीक है, भ्रष्टाचार में जाटव जी, लेकिन जाटव जी आपने तमाम बातें गिना दी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये हुआ वो हुआ, अभी 19 मामले भी दर्ज हो गए। जाटव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाटव जी आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जो एक साजिश देख रहे हैं, इसके बाद पुलिस ने जो है 19 मामले दर्ज कर दिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी एक बड़ी मांग है, विपक्ष की भी मांग है, जो परिवार वाले हैं पीड़िता, उनकी भी मांग है कि डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जाटव जी? एसआईटी का गठन हो चुका है, वो भी जांच कर रही है, और जो भी गलत पाया जाएगा वो हर हालत में जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। जिले का एसपी गलत पा लिया गया और डीएम अभी गलत नहीं पाया गया, जो परिवार को धमका रहा था, जो परिवार को लालच दे रहा था, जो परिवार से यह कह रहा था कि आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो यह भी नहीं मिलता। मतलब इससे घृणित अपराध कोई हो सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। अगर इस प्रकार की घटना हुई है और की जस्टिफाई होती है, हर सूरत में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जाटव जी ये कहना पुलिस का कि 50 लाख रुपए देने की कोशिश की गई पीड़िता के परिवार को, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन नाम किसी का नहीं लेती है पुलिस कि किसने ये ऑफर दिया। तो ये एक तरह का हवा में आरोप लगा दिया गया। देखिए, एक फोन वहां पर वहां गया है किसी व्यक्ति के पास, और उसके माध्यम से वो सर्विस लाइंस पे फोन लगा हुआ है, उसमें मालूम पड़ा है। अब उसकी जांच हो जाएगी, पता लग ठीक है, जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शांत प्रकाश जाटव जी, आपका शुक्रिया। सुनील साजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं।